All right. Uh, so so this chapter is about inheritance और इसको is our relationship से जाहिर करते हैं. ठीक है. और ऑब्जेक्ट कॉम्पोजिशन को यूजुअली हैज अ पार्ट ऑफ इस तरह कहते हैं. ठीक है. ऑलराइट. ये इसने एग्जांपल दी हुई है कि इनहेरिटेंस की कैसे होती है. ये एक सिंपल काफी मशहूर एग्जांपल है. फ्रूट फ्रूट एप्पल बनानास. ठीक है. तो इनहेरिटेंस के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है शेप हायरार्की होती है. तो एक हायरार्की होती है. ठीक है. और हायरार्की बनाने की जो मेन वजह होती है, आई होप यू अंडरस्टैंड के मॉड्यूलराइजेशन पहली बात. दूसरी बात ये कि रीयूजेबिलिटी. यू डोंट वांट टू राइट वन कोड ट्वाइस. ओके. क्योंकि अगर आप ये कर दें तो उसका नुकसान क्या होता है. अभी आपको ना ये वो बड़ी बात नहीं लग रही. ठीक है. अभी जिस जगह पर आई आई डोंट नो आप लोग आपने से तकरीबन सब ने एजुकेटिव की वो चीज यूज की होगी जहां मैंने बुक लिखी है ना. अभी उसकी जो कोड बेस है ना, या प्लीज बात सुन लें. उसकी जो कोड बेस है ना, यानी एजुकेटिव का जो पीछे बैकएंड पे जो डेवलपमेंट वाला पूरा पार्ट है, उसकी जो कोड बेस है ना, वो ये बता रहा था मेरा स्टूडेंट अभी वहां पे गया, वो डेव टीम में गया. और डेव टीम में वो टॉप प्लेयर पे है. वो बता रहा था कि अनफॉर्चुनेटली व्हाट दे हैव डन इज कि इन्होंने वो टिपिकल जिस तरीके से कोड करते हैं ना, वो कोड किया हुआ है. मतलब देखिए ऊप को फॉलो नहीं किया. अच्छा, ऊप को फॉलो नहीं किया तो क्या होता है. हर डेवलपर आता है आके, उसने अगर वो सेम कोड करना होता है जो पहले किसी ने किया हुआ है, क्या होता है, वो दोबारा से कोड करता है. वो दोबारा कोड करता है. अब हुआ ये कि उनकी जो एक उसकी वो करता है, वो एक जो मेन अथेंटिकेशन की फाइल है ना, वो कोई 22,000 लाइनों की है. और कोई उसको हाथ नहीं लगाता. यानी कि बेसिकली जो उस पर ज्यादातर लोग आके काम करते हैं ना, अगर उन्हें काम करना होता है तो पता है करते हैं. वो कहते हैं चलो यार इसमें एक नई मैंने ये फंक्शनलिटी करनी है ना, मैं किसी को छेड़ नहीं रहा क्योंकि वो चल तो रही है ना. तो वो करता है, वो दोबारा से ये और फंक्शन ऐड करता है, वो और लंबी हो जाती है, वो और लंबी हो जाती है. आई होप यू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम क्या है. ठीक है. सो द थिंग इज कि ऊप के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपने रीयूजेबिलिटी, मॉड्यूलराइजेशन, ठीक है ना, इसकी अगर आपने आदत ना डालें तो फिर ये आपसे ये भी हो सकता है. यानी एक मिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू है जो जनरेट भी हो रहा है, स्पेंड भी हो रहा है. लेकिन तो तुम देख लो कि उनके अगर ये आप हुआ यही है कि बेसिकली उन्होंने काम करना शुरू किया तो एक आइडिया था, एक स्टार्टअप था. सो व्हाट दे थॉट ऑफ के यार चलो फिलहाल तो करते हैं ना काम, जितना जल्दी हो सके काम करते हैं. सो दे थॉट के यार चलो 8 लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग करते हैं, तू ये कर मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ, हर एक ने अपने अपने तरीके से कर दिया. नुकसान ये हुआ क्योंकि उन्होंने वेल थॉट थ्रू नहीं किया. उसे हुआ है कि चीजें आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती गई, बड़ी होती गई, और 5 टीम से 10 टीम हुई, 10 की 20 हुई, 20 से 30 हुई. अब वो कोई 1,000 लोगों की कंपनी है, लेकिन 1,000 लोग अपना अपना, उनमें से 300 200 300 जो है वो डेवलपर हैं. अब वो अपनी अपनी लाइन ऑफ कोड ऐड करते जा रहे हैं. और वो जनाब आप हालत देख लेंगे, एक ऑथेंटिकेशन का जो काम है ना, उसकी फाइल जो है वो 22,000 लाइनों की है. उसको कोई हाथ ही नहीं लगा सकता. ओके. नहीं वो बेसिकली जो मेरा दोस्त स्टूडेंट है वो बता रहा था कि मैं वहां पे गया हूँ और वहां जाके मैंने कहा यार कि ये क्या हुआ है ना, वी हैव टू रीराइट दिस. और इसे कहते हैं रीफैक्टरिंग. ओ. हेलो इब्राहिम. इब्राहिम. अच्छा मेरी ना अभी क्लास हो रही है. अच्छा. तो so I hope you understand why these things are important. These are really important matters. Okay. यार ये इधर नहीं जा सकता. चलो ठीक. ओके. सो आई गेस यू अंडरस्टैंड कि जब हम शेप हायरार्की इस तरह की चीज बनाते हैं, एक एडवांटेज इसका क्या है, रीयूजेबिलिटी. कि आप ऐसा नहीं करना चाहते कि सेम कोड आप मल्टीपल जगहों पर लिखें. दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि मॉड्यूलरिटी मॉड्यूलरिटी हो जाती है. ठीक है. मॉड्यूलरिटी का मतलब क्या है कि सेम कोड हमने आप इमेजिन ही उसको छोटे छोटे चंक्स में करते हैं. यानी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि उनका जो मेन लॉगिन का कोड है ना, वो तकरीबन कोई 5,000 लाइनों का
अब दिस इज ए क्रैप। अगर एक फंक्शन कोई 1000 लाइनों का अगर हो गया है तो इसका मतलब है देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद अबाउट दैट फंक्शन, यानी आपने गलत तरीके से सोचा हुआ। ये बात है ना? आई मीन दीज आर रियल रियल प्रॉब्लम्स। यानी जब आप बड़े कोड बेस पे काम करने जाएंगे तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम बड़ी बड़ी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती है, और वो आप रियलिटी में फेस करेंगे। ठीक है? तो ये मॉड्यूलराइजेशन जो है, ये हायरार्की में कन्वर्ट करना, ये बहुत जरूरी है। एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है, वो आपको थोड़ी देर बाद पता लगेगा, वो नेक्स्ट वीक में हम विल गोना टॉक अबाउट इट। ठीक है, कि हम इनहेरिटेंस करते क्यों। ओके यार, यार बंदा ये तो लगा देता है यार। अभी तक तो चलो शुक्र है कोई स्टूपिड किस्म के ऐड नहीं आए, वरना एक और मसला होता यार। ये तो बकवास बात है यार। शाफे तुम थोड़ा देख तो लेते यार। तो ये अब लेसन नंबर 2 खोला है। दिस इज नॉनसेंस। ओके सो लुक एट दिस चीज। हमने ये देख ली थी एग्जांपल कि पर्सन की क्लास है, और फिर हमने बेसबॉल की क्लास बनाई, और बेसबॉल प्लेयर जो है वो बेसिकली पर्सन भी तो है। तो अगर हम इसके अंदर ये चीजें दोबारा इंप्लीमेंट करेंगे तो वो बहुत बुरी बात। ठीक है, तो उसको हमने कैसे हैंडल किया था? सो एक तरीका ये है कि इसके अंदर कंपोजिशन करती जाए। दिस इज नॉनसेंस, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ऑलराइट, सो ये वही एग्जांपल है। इसमें हमने पर्सन की एग्जांपल देखी थी, फिर हमने कहा था जो बेसबॉल प्लेयर है इसके अंदर भी हम बहुत सारी चीजें डालना चाहते हैं जो कि पर्सन की भी हैं, तो वो हम डाल नहीं सकते। सो व्हाट वी डू इज वी जस्ट से दिस। ठीक है, कि जो बेसबॉल प्लेयर है वो पर्सन से इनहाइट होता है। और जब इनहाइट करते हैं तो उसका मतलब है इसके अंदर ऑटोमेटिकली जो नेम और एज है वो ऑटोमेटिकली आ गई। ये बात समझ आ गई? ठीक है, और अभी तक फिर भी एक क्वेश्चन रहेगा, और वो क्वेश्चन क्या होगा कि वो जो हमने सारी चीजें इसके अंदर डाली थी, अब इसका कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल करें? पहला सवाल तो ये। और दूसरी बात है कि इसने ये पब्लिक पार्ट रखे हुए ना, तो क्या होगा? तो फॉर एग्जांपल इसने क्या किया, यहाँ पे इसने ये पर्सन बनाया, ये बनाया, इसने मेन बनाया, और इसने जाके खुद ही उसको चेंज कर दिया। ठीक है, ऐसे तो हम नहीं करते ना। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हम ऐसे नहीं करते। यानी पब्लिक, यानी वो बताना का मतलब सच ये है कि पब्लिक पार्ट में जो कुछ भी होता है वो उसका भी पब्लिक पार्ट बन जाता है। ठीक है, तो हम उसे एक्सेस कर सकते हैं, उसका डॉट गेट नेम से उसका वो और गेट नेम बता कहाँ लिखा हुआ है, वो पर्सन में लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन वो इस जो इमेज जो कि इस क्लास का मेम ऑब्जेक्ट है उसमें भी एक्सेसिबल होगा, अवेलेबल होगा। ठीक है, अच्छा जी। आप देखें, इसने एक और एग्जांपल दी है, एम्प्लॉय क्लास बनाई है, वो भी पर्सन से इनहाइट होती है। ठीक है, अब इसने ये सारे के सारे आर्गुमेंट दे दिए। ठीक है, और प्रिंट नेम एंड सैलरी लिखा, ये नेम से प्रिंट कर रहा है। अब नेम किधर था? पर्सन में था। ठीक है, तो ये पर्सन नेम भी प्रिंट होता था, सैलरी भी प्रिंट होती थी। ठीक है, और अब मेन में आ जाते हैं। सो मेन में इसने बेसिकली क्या किया, ये देखें, ये बनाया उसने, ये मेन में जाके इसने डॉट नेम खुद जाके सेट कर दिया। ये वो कर पा रहा है, क्यों कर पा रहा है? क्योंकि वो अट्रीब्यूट पब्लिक है। ठीक है, अगर वो पब्लिक ना होता तो फिर तो फंस गए थे। तो बताने का मकसद सिर्फ एक है, वो ये कि भाई पब्लिक अट्रीब्यूट हो तो फसला ही नहीं, सिर्फ इनहेरिटेंस करो, बात ही खत्म हो गई। वो जो रीयूजेबिलिटी वाला प्रॉब्लम था वो तो हो गया, यानी कोड रिपीटिशन वाला मामला हल हो गया। आपको ये बात समझ में आ गई? इनहेरिटेंस करने से कोड रिपीटिशन इज नलिफाइड, वो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। लेकिन उसके लिए मुझे उन सारी चीजों को पब्लिक रखना पड़ा है, दैट्स द प्रॉब्लम। ओके, आई होप एवरीबडी अप्रिशिएट व्हाट वी आर लीडिंग टूवर्ड्स। ओके, अब वो क्या कर, फिर वो बारह होता था कि आप चाहें तो दोबारा भी कुछ इनहेरिट करवा सकते हैं, यानी कि देखें, आपने पर्सन से एम्प्लॉय बनाई थी, अब आप सुपरवाइजर बनाते हैं जो एम्प्लॉय से ही इनहेरिट करता है। ठीक है, और उसमें आप कुछ और भी एट्रीब्यूट डालना चाहे तो डाल सकते हैं। ठीक है, यानी आप एक्सटेंड करना चाहे, एक्चुअली ये जो इनहेरिटेंस हायरार्की होती है ना, वो एक्सटेंड होती है। ठीक है, बिलाल आप वहां खड़े हो जाए, कुछ नहीं होता। ठीक है, आप एक्चुअली जो इनहेरिटेंस हायरार्की में जैसे नीचे जाते जाते हैं चीजें उसके अंदर और आती जाती है। ठीक है,
बेटा क्या मतलब है इसका और आती जाती? मतलब आप उसके अंदर एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं, उसमें हम एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं, उसमें हम फंक्शन भी ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको याद होगा, हमने जब अभी गूगल अपना जो विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन बनाई है कैलकुलेटर के अंदर, उसमें हमने कुछ एट्रीब्यूट ऐड किए हैं। कौन से एट्रीब्यूट ऐड किए? इनपुट वन, इनपुट टू, और ऑपरेटर डाला। फिर इवन ये जो हम इस फर्स्ट भी हमने डाला, वेरी गुड। और भी हमने कुछ किया था, क्या किया था? इवन वो जो बटन हमने डाले थे, ये जो बटन हमने ऐड किए थे, टेक्स्ट स्क्रीन ऐड की थी, वो भी हमने ऐड किए हैं। वरना आमतौर पे जो विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन होती है उसके अंदर वो नहीं होता। ये बात समझ? वो हमने खुद ऐड किए हैं, अल्दो के वो भी बने बनाए कंपोनेंट से, ठीक है, वो हमने उसके अंदर ऐड किए। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। इवन फिर हमने उन बटन्स के ऊपर फंक्शनैलिटीज भी ऐड की, ठीक है, वो भी हमने खुद ऐड की, ठीक है। तो हम एक्चुअली आइटम्स हायरार्की में जैसे सब नीचे जाते जाते हैं, आपको आजादी है, आप उसके अंदर मजीद चीजें ऐड कर सकते हैं। ओके, योर एवोल्यूशन कीप हैपनिंग, ठीक है ना। यू शो मल्टीपल, आप मजीद ट्रेड्स ऐड करते जाते हैं उसके अंदर, ठीक है। ऑल राइट, फिर ये ऑर्डर ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात थी, बता सकते हैं क्या होगा? पहले कौन कंस्ट्रक्ट होगा? पहले कौन कंस्ट्रक्ट होता है? पहले पेरेंट क्लास इंहेरिट होती है, फिर बेस क्लास, क्योंकि बेसिकली फिर आपके चिल्ड्रन जो होते हैं। क्यों? क्योंकि एसेंशियली बैकएंड पे प्रोग्रामेटिकली क्या हो रहा होता है? कॉम्पोजिशन होती है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। और कॉम्पोजिशन भी वो वाली जो ऑब्जेक्ट वाली होती है, कि आपने उसका इंस्टेंस बना के रखा होता है। ये बात नहीं? और आप अगर आपने कंस्ट्रक्टर कॉल करना तो कैसे करेंगे? किसके थ्रू? मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट के थ्रू कॉल होगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहां पर ये बताया हुआ है कि पहले ये एक एग्जांपल बनाई थी, और हमने इसको आउटपुट करके देखा था कि ये हमारी बेस की क्लास है, ये ड्राइव क्लास है, ड्राइव हो रही है, और मैंने जब ये कॉल किया तो उसकी क्या आउटपुट आई थी? जब हमने बेस का ऑब्जेक्ट बनाया तो सिर्फ बेस का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, और जब मैंने ड्राइव का ऑब्जेक्ट बनाया तो दो कंस्ट्रक्टर कॉल हुए होंगे। कौन कौन से? पहले बेस का और फिर ड्राइव का। दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग, कि पहले बेस का कॉल हुआ होगा, फिर ड्राइव का कॉल हुआ होगा। ये बस ये आपको पता होना चाहिए। और बाय द वे, कैन यू गेस डिस्ट्रक्टर किस ऑर्डर में कॉल होंगे? रिवर्स ऑर्डर। क्या मतलब? पहले पहले जो ड्राइव क्लास है उसके डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर उसका कॉल होगा। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैं आपको बता रहा हूं, आपके थ्योरी के अंदर, जो थ्योरी का जो मिड थ्री होगा उसके अंदर ये आएगा, ठीक है। ये चीजें आपको आनी चाहिए। आई थिंक ये उसके बाद ऑर्डर की बात की हुई है, और आई थिंक ये हमने देख लिया था कि आई होप के इसकी आउटपुट क्या होगी, बता सकते हैं आप? इसमें तो सिर्फ ए का कंस्ट्रक्टर हुआ, इसमें क्या होगा? ए बी, इसमें शाबाश, ठीक है। अब हम जाते हैं इधर से। अब वो कहता है कि ड्राइव क्लासेस को इनहेरिट करना हो तो हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो बेस क्लास लिखा, ड्राइव क्लास लिखा, और अब वो कहता है ये तो हमने पहले किया था, विच इज नॉट रिकमेंडेड। द रिकमेंडेशन इज कि आप यहां पे किसी तरह मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट के थ्रू कॉल कर सके। लेकिन मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट के थ्रू अगर आप कोई एट्रीब्यूट उसका एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो वो यहीं पर आपको चपेट मारता है। क्या कहता है? वो कहता है भाई आपका तो मेंबर एट्रीब्यूट नहीं है, तो आप यहां से कॉल नहीं कर सकते। सो द वे टू डू इट इज, ये हमने क्लास में वेरीफाई भी किया था। तो द वे टू डू इट इज कि आप क्या करते हैं, ये यहां पर आ जाते हैं। आप इस तरह बेस का पहले आप बेस का कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, बेस का नाम लिख के, ठीक है। जो भी बेस की क्लास का नाम है, इस पर आपकी बेस का नाम बेस है, ठीक है। लेकिन अगर टीचर की क्लास होती तो वो पर्सन का यहाँ पे कॉल होता। पर्सन यहाँ पे लिखते हैं आप क्लास का नाम, और जितने भी एट्रीब्यूट्स आपके यहां से आए हैं वो सारे आप यहाँ पे भेज देंगे। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे बाहर की दुनिया में, तो ड्राइव का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और ड्राइव के ऑब्जेक्ट के अंदर जो कंस्ट्रक्टर होगा, उस कंस्ट्रक्टर में आपने जो आर्गुमेंट में लिस्ट पास करनी है, उसमें तमाम वो पैरामीटर्स आपको पास करने पड़ेंगे जो कि कौन कौन से हैं, जो कि इस क्लास के भी क्रिएशन के लिए चाहिए और बेस क्लास की क्रिएशन के लिए भी चाहिए। आपको ये बात समझ में आई मैंने क्या बात की? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है
कि आप जब ऑब्जेक्ट बनाने लगते हैं तो नीचे वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और उसके अंदर आर्गुमेंट लिस्ट के अंदर जब आप क्रिएट करते हैं तो सारे के सारे आपको आर्गुमेंट में भेजने पड़ते हैं। ठीक है, जब आप इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर आते हैं तो आपके पास पूरी लिस्ट होती है। तो जिस बेस क्लास को आपको आर्गुमेंट भेजना चाहिए, जो जो उसको पैरामीटर्स चाहिए, वो फिर आप यहां पर एज आर्गुमेंट पास करते हैं। समझ में आई मैंने क्या बात की? ठीक है, तो ये अच्छा भला थोड़ा सा एक एक दफा वो ना थोड़ी सी आप समझ लें कि टायरिंग काम होता है, आपको थोड़ा सा गुजरना पड़ता है, और इसमें अच्छे खासे एरर आते हैं। कल की जो हमारी क्लास होगी जिसमें हमने चेस्ट बनानी है, उसमें लग पता जाएगा हमें, कभी हम पूरे के पूरे ये करने की कोशिश करें। ठीक है, ऑल राइट, आई थिंक ये वो आप पढ़ सकते हैं चीजें। लेट मी मूव फॉरवर्ड। सो आई होप कि ये देखेंगे, ये पर्सन ही क्लास बनाई इसने, इसने बेस क्लास बनाई और यहीं से इसने पर्सन का कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया। ठीक है, और इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के मेंबर ये कॉलन लगा के आप पहले किसे कॉल करें, बेस क्लास कॉल, फिर अपने एट्रीब्यूट्स की लिस्ट जो जो आपने इनिशियलाइजेशन करनी है उनकी, वो कॉमा सेपरेटेड करें, लेकिन पहले आप बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को यहां से कॉल कर दें। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। ओके, आई थिंक ये बाकी एग्जाम्पल आप खुद पढ़िएगा। ठीक है, और आपको क्विज भी कर लेना चाहिए, क्योंकि कल आपका आते साथ एक क्विज है, और क्विज मैं आपको बता रहा हूँ इसी बुक में से होगा, इसी की जो क्विज है उसी में से होगा। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात थी वो थी एक्सेस स्पेसिफायर। कौन सा नया एक्सेस स्पेसिफायर हमने इंट्रोड्यूस किया था? प्रोटेक्टेड। क्यों? क्योंकि हम पब्लिक एक्सेस नहीं देना चाहते। मसला यह है कि जब से पहले आता है कहता है अगर मैं प्राइवेट एट्रीब्यूट बना दूं, तो प्राइवेट एट्रीब्यूट तो ड्राइव क्लास में आप इसकी आपकी इस लाइन के ऊपर एरर आ जाना। ये बात समझ? सो द वे टू हैंडल इट इज कि आप यहां पे क्या करें, यहां पे प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर बनाएं और उसको यहां पर आप एक्सेस करें। ठीक है, तो वो एक्सेस हो जाएगा, लेकिन प्राइवेट एट्रीब्यूट यहां पर एक्सेस नहीं होगा, इट विल बी एन एरर। ओके, काइंडली इसको जाके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कुछ बेटा एरर होते हैं जो कि ना एरर भी नहीं बल्कि आप समझ लें सिंटेक्स की चीजें होती है, वो एक्सपीरियंस करनी होती है, क्योंकि जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे ना आपको फील नहीं आएगी यार मैंने हैंड्स ऑन किया भी है या नहीं किया। बट एक बात याद रखिए, कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ, कई चीजें ऐसी हैं जो कि ना पढ़ के आपको समझ में आ जाती है। ठीक है, यू काइंड ऑफ अच्छा ये समझ में आ गया, ये ऐसी होगा। ठीक है, कई चीजें ऐसी, और लेकिन ना कई चीजें होती हैं जो समझ तो आ जाती हैं, लेकिन ना आपको फिर भी लगता है कुछ खाली है, और वो तब होता है जब आप एक्सपीरियंस करते हैं, जब आपको एरर आते हैं, उसको पढ़ते हैं और फिर उसको रिमूव करते हैं, नहीं ऐसे नहीं ऐसे। ठीक है, और अब जो अगली स्टेज आने वाली है, इट्स एन इंपॉर्टेंट स्टेज, बिकॉज दिट विल गोइंग टू, क्योंकि अब जो चेस गेम हम बनाएंगे उसमें तमाम रिलेशनशिप्स आ जाएंगे, एसोसिएशन भी आ जाएगी, एग्रीगेशन भी आ जाएगी, इनहेरिटेंस भी आ जाएगी, तमाम रिलेशनशिप्स आ जाएंगी। ठीक है, सो इन ए वे हमारी पूरी ऊप की प्रैक्टिस होगी, और हमने मोस्ट प्रोबेबली 2 या 3 गेमें इसी तरह की बनानी है बड़ी, और हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज अब जो एक्चुअल स्टेज शुरू हुई है, ये असल में आपकी ऊप शुरू हो रही है। ठीक है, आपका जब रिमेनिंग कोर्स है वो इट्स ऑल अबाउट मेकिंग बिगर प्रोग्राम्स, जिसमें इस तरह की पूरी हायरार्की हो जो आपको इंप्लीमेंट करनी है। ठीक है जी, ये देखें जी, पब्लिक जो होता है वो बाहर एक्सेसिबल होता है, प्रोटेक्टेड जो होता है वो बाहर एक्सेसिबल नहीं होता, मेन में एक्सेसिबल नहीं होता। मेन का मतलब है कि उस क्लास के बाहर उसका जो ऑब्जेक्ट होगा, या आप सी क्लास इनहेरिट कर लें तो उसके अंदर भी जो प्रोटेक्टेड मेंबर है वो एक्सेसिबल होगा विद इन द हायरार्की, लेकिन जो प्राइवेट एट्रीब्यूट होगा वो एक्सेसिबल नहीं होगा। ठीक है, ये उसने पूरी कहानी बताई है कि प्रोटेक्टेड क्लासिफायर हम कहां यूज करते हैं, जो आप चाहते हैं विद इन दी हायरार्की क्या हो, एक्सेसिबल हो, लेकिन ऑफ दी हायरार्की एक्सेसिबल ना हो। ठीक है, ये आई थिंक अब आपको बड़ा अच्छी तरह समझना चाहिए। क्या पब्लिक तो वहां पब्लिक ही रहता है, प्रोटेक्टेड वहां प्रोटेक्टेड ही रहता है, और प्राइवेट वहां पर इनएक्सेसिबल रहता है। ओके, ये कौन सी इनहेरिटेंस हुई है? ये है इनहेरिटेड पब्लिकली। ठीक है, अब अगर अगला चार्ट देखते हैं जाके, आई थिंक यहां पे उसने बताया होगा, अगर मैं इनहेरिट करता हूं प्रोटेक्टेडली, जो मैंने आज क्लास में कराया, हाँ, डिफॉल्ट कुछ नहीं होता, यानी कि जो सी शार्प है ना उसमें उसमें डिफॉल्ट पब्लिक इनहेरिटेंस होती है, कॉलन लिख के फॉर्म लिखा होता ना।
ठीक है, यहां पर तो आपको बताना पड़ता है, आपके सिंटेक्स में शामिल है, आप बताएं पब्लिक है, डिफॉल्ट शिफॉल्ट कुछ नहीं है। ठीक है, चेक करना होता था, नई चीज उसने अलाउ कर दिया। हाँ, इधर लिखा हुआ था यार, मेरे ख्याल में तो लिखा हुआ था, बट खैर अगर नहीं लिखा हुआ तो पब्लिक नेट। ठीक है जी, ये देखे जी, प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस है। जो पब्लिक है वो अब अगली क्लास में प्रोटेक्टेड हो गया, जो प्रोटेक्टेड है वो अगली क्लास में प्रोटेक्टेड रहा। जो प्राइवेट है वो इनएक्सेसिबल है, प्राइवेट मेंबर नहीं बना, वो इनएक्सेसिबल। ओके, अच्छा, आई थिंक ये इतनी अच्छी तस्वीर नहीं है, हमने जो बनाई थी ना वो तस्वीर, वो बहुत बेहतर तस्वीर थी, क्योंकि हम उसको आगे भी दिखा रहे। ठीक है, मजा आता है यहां पर। ठीक है, कि पब्लिक जो है वो प्राइवेट मेंबर बन गया, जो प्रोटेक्टेड है वो भी प्राइवेट मेंबर बन गया, और जो प्राइवेट था वो अब क्या बन गया, इनएक्सेसिबल रहा, वो यहां पे है ही इनएक्सेसिबल। जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब है वो अगली इनहेरिटेंस जो होगी उसमें ये तमाम के तमाम इनएक्सेसिबल होगा। ओके, ऑलराइट, यहां से एग्जांपल दी हुई है, यू शुड रीड दैट बाय योरसेल्फ। और ये टेबल है, ये टेबल आपको पता होना चाहिए, दिस टेबल शुड बी लर्न बाय हार्ट। एंड बाय हार्ट का मतलब ये नहीं कि आपने मेमोराइज करना है, बात है कि आपको कंसेप्चुअली पता होना चाहिए कि क्या चीज है। ओके, अब ये अगली बात कहता है यार आप चाहे तो नई फंक्शनैलिटी भी ऐड कर सकते हैं। नई फंक्शनैलिटी ऐड करने का मतलब क्या, कि मैंने नया एट्रीब्यूट्स के अंदर ऐड कर दिया। कि जैसे देखें, ये क्लास है, जो बेस क्लास है, इसमें ये इसने m अंडरस्कोर वैल्यू एक चीज है, और यहां पे इसने ड्राइव बनाया, इसमें इसने बेस ही कॉल कर दिया। अब वो कहता है कि यार ऐसे नहीं करते, ये क्या किया बस, ये देखें, इसमें ये आइडेंटिफाई का फंक्शन था, और यहां इसने क्या किया, गेट वैल्यू का फंक्शन बना दिया, और गेट वैल्यू क्या करता है, वो उसी वैल्यू को रिटर्न कर देता है। ओके, हाँ, तो ये इसमें कौन सी ऐसी बात है, आई डोंट नो इसने फिर ये क्या किया, बट एक्चुअली मेरा, अगर मैं होता तो यहाँ पे एग्जांपल्स कुछ और ऐड करता कि आप चाहें तो ड्राइव क्लास में मजीद फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और एक और बड़ी जरूरी बात, आप चाहें तो बेस क्लास में बने हुए फंक्शंस को रीडिफाइन कर सकते हैं। क्या मतलब, यानी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आई थिंक इतनी अच्छा नहीं लिखा हुआ है ये लेसन, लेट मी ट्राई टू 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 टेल यू कि फॉर एग्जांपल बेटा यहाँ पर एक, यार इसमें वो नहीं हो सकता, इसकी विड्थ बढ़ाई नहीं जा सकती, हाउ टू इंक्रीज द विड्थ, ये कर लें। देखें लेट्स से बेटा यहाँ पे कोई f1 फंक्शन है, ठीक है, ये ए क्लास थी, और मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो बी क्लास है इसमें मैं f1 को रीडिफाइन कर दूं। ओके, अगर मैं f1 फंक्शन को रीडिफाइन कर दूं, इसे कहते हैं ओवरराइडिंग। ओके, आपने फंक्शन को ओवरराइड कर दिया। ठीक है, अब आप मजेदार सुने बड़ी बात, और मजेदार बात यह है कि अगर आप बी टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बी ओबीजे, इसको आपने जो भी इनिशियलाइज करना था इनिशियलाइज किया, और आपने कहा बी ओबीजे डॉट f1, क्या कॉल होगा, हाँ, बी का या ए का, बी का ही होना चाहिए। डज इट मेक सेंस, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता तो क्या होता, तो फिर ए का कॉल होगा। मेक सेंस, है ना। ठीक है, आई विल रिविजिट दिस एग्जांपल। ओके, यार ये नया पेज कैसे आता है, यार तुम शहजादे, F11, ओके, ऐड न्यू पेज, ओके, लुक एट दिस। अच्छा, ये अब इस लेसन में लिखा है, कॉलिंग इनहेरिटेड फंक्शंस एंड ओवरराइडिंग बिहेवियर। फॉर एग्जांपल उसने कहा कि ये मेरी बेस क्लास है, इसमें आइडेंटिफाई का फंक्शन है। ठीक है, आई एम ए बेस क्लास, इसने मेन किया और मेन में उसने आइडेंटिफाई कॉल किया, ऑफ कोर्स वही कॉल, दोनों में कौन सा कॉल होगा, बेस क्लास वाला कॉल होगा। क्यों, क्योंकि आइडेंटिफाई को तुमने दोबारा डिफाइन तो नहीं किया। लेकिन अगर मैं आइडेंटिफाई को रीडिफाइन कर दूं, अब क्या होगा, अब ये ड्राइव वाला कॉल, डज इट मेक सेंस, जो बेस क्लास का आइडेंटिफाई के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे तो बेस वाला कॉल होगा,
और अगर ड्राइव वाले के आइडेंटिफाई कॉल करेंगे तो ड्राइव वाला कॉल होगा। ठीक है, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल इसका प्रिंट है और इसका भी प्रिंट है। ठीक है, अब आप ड्राइव का जब प्रिंट कॉल करेंगे तो किसका प्रिंट कॉल होगा? ड्राइव का। लेकिन इधर देखिए मैं एक मजे का काम कर सकता हूँ, और मजे का काम यह है कि व्हाट इफ के मैं कहता हूं कि मैंने इस प्रिंट में उसके प्रिंट को भी कॉल करना है, तो मैं कैसे करूंगा? बाय द वे, अगर मैं यहां पर दोबारा लिख दूं प्रिंट, प्रिंट दोबारा लिख दूं, तो क्या हुआ? व्हाट विल बी ए प्रॉब्लम? वो तो इन्फिनिट इन्फिनिट लूप में फंसा है ना। लेकिन मैं एक काम कर सकता हूं, वो ये कि लेट्स से एक क्लास थी, उस एक क्लास में एक प्रिंट फंक्शन था। ठीक है, अब मेरी बी क्लास थी जो कि ए क्लास से इनहेरिट हो गई। ठीक है, अब इसमें भी मेरा प्रिंट फंक्शन है और मैं चाहता हूं इसमें वो बेस क्लास वाला प्रिंट भी कॉल हो। कैसे करूंगा? यानी मैंने जो प्रिंटिंग करनी थी कर दी इसकी, अब मैंने बेस वाले की प्रिंटिंग भी कॉल करनी, तो मैं क्या करूंगा? मैं लिखूंगा ए कॉलन कॉलन प्रिंट। ये बात समझ आ गई? ठीक है, कहते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से हम एक्चुअली क्या कर देते हैं, हम ये क्लियरेंस कर देते हैं, यार तुम वो वाला कॉल करो। ठीक है, डज इट मेक सेंस? ठीक है, हाँ नहीं, क्लास का नाम के बाद हमेशा कॉलन कॉलन आता है। ठीक है, ठीक है, ये देखिए इसने किया, ये देख रहे हैं आप, नजर आ रहा है आपको? यानी प्रिंट आइडेंटिफाई कॉल किया और साथ ही क्या किया, बेस क्लास का कॉलन कॉलन करके आइडेंटिफाई कॉल कर दिया। ये बात समझ में आई? ठीक है, कई दफा ऐसा चाहिए होता है आपको। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि जो पर्सन की सारे प्रिंटिंग है वो पर्सन खुद करेगा, लेकिन जो सुपरवाइजर की क्लास है जो उससे इनहेरिट हो रही है, उसकी वो सारी चीजें अपनी खुद प्रिंट करेगा। आपको समझ में आ रही है मैं कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो वो पर्सन की प्रिंटिंग वो करेगा, मेरा काम है मैं अपनी प्रिंटिंग करूँ। बात समझ में? ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल दी है प्रिंट की, हो सकता है कुछ और चीजें भी हो। ठीक है, ऑल राइट, सो आई गेस ये चीजें हो गई। हाइडिंग इनहेरिटेड फंक्शनैलिटी। ओके, बेस क्लास बनाई, उसमें मेरा एक फंक्शन है जिसका नाम है प्रोटेक्टेड है, और उसका नाम है प्रिंट वैल्यू। ठीक है, और अब मैंने क्या किया, ओके, यहां उसने कह दिया यूजिंग बेस कॉलन कॉलन। इसका मतलब क्या है? होना चाहिए, ये तो मैं ही पहले दफा पढ़ रहा हूं भाई। ये कब उसने चेंज किया? दिसंबर 11 को। हाँ, इसका मतलब एसेंशियली यही है कि मैं जो बेस क्लास वाली है वही यूज कर रहा हूं। ओके, ऑल राइट, यहां कॉल करेंगे तो क्या प्रिंट होना चाहिए? आई थिंक प्रिंट होना चाहिए 7। ठीक है, अच्छा, अगर मैं ये कर दूं, मैंने ड्राइव कहा, इसको प्राइवेट कर दिया, लुक एट दिस, इसका मतलब क्या है? बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि मैं बाकी तमाम फंक्शनलिटी को एज इट इज रखना चाहता हूं, लेकिन सिर्फ ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला जो एट्रीब्यूट है, उसको मैं क्या करना चाहता हूं? प्राइवेट करना चाहता हूं। सो इट्स नॉट ए प्राइवेट इनहेरिटेंस, आई एम जस्ट सेइंग कि इस एट्रीब्यूट को तुम क्या कर दो? प्राइवेट कर दो। ये बात समझ? वाओ, आई डिडंट नो दैट, मैंने ही पहले पढ़ा। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने पढ़ाया था तो ऑफ कोर्स दिसंबर 11 को नहीं पढ़ाया था। ठीक है, दैट्स अ चेंज। बाय द वे, आई थिंक सी प्लस प्लस 13 की बात कर रहे हैं। ठीक है, एंड आई थिंक दिस इज आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्या बात है। ठीक है, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक नाउ कि वो क्या कह रहा है। टॉपिक का नाम क्या है? हाइडिंग इनहेरिटेड फंक्शनैलिटीज। मतलब है कि मैं उसके अंदर मैनूवरिंग करना चाह रहा हूँ कि वो वहां पर जो सिर्फ फलाना फलाना एट्रीब्यूट, देखो ना, आमतौर पर मसला क्या है? मसला है कि मैं आमतौर पर इनहेरिटेंस जब करता हूं तो जब मैं इनहेरिटेंस के अंदर स्पेसिफायर बता देता हूं तो पूरी की पूरी पब्लिक वाला पार्ट के ऊपर चेंज आता है, प्राइवेट वाले पार्ट के ऊपर चेंज आता है, या प्रोटेक्टेड वाले पार्ट के ऊपर चेंज आता है। इस सिंटेक्स का फायदा क्या है कि आप किसी एक स्पेसिफिक चीज को चेंज कर सकते हैं। वेरी नाइस आइडिया। ओके, दैट्स अ ग्रेट चेंज एक्चुअली। लास्ट दफा मुझे इस तरह याद है, मैं पढ़ा रहा था तो मैंने कहा ये तरह चीज होनी चाहिए, और देखो उन्होंने नई सी में ये चीज डाल दी। ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड कि क्या खूबसूरत किस्म की बात की है। ठीक है, इसका मतलब भी वही है कि इसने अब किसको उसने चेंज किया? इसने अब फंक्शन को चेंज किया।
देयर इज नो नीड टू से द प्रोटोटाइप, यू जस्ट से बेस क्लास के अंदर ये जो गेट वैल्यू है उसको तुम क्या कर दो, उसको तुम प्राइवेट सेक्शन में ले जाओ। ओके, डज इट मेक सेंस? वेरी नाइस। सो एक सवाल तो मुझे जहन में आ रहा है कि फाइनल में क्या बनना चाहिए, स्पेसिफिकली गिविंग द गाइडेंस कि अब इनहेरिटेड क्लास के अंदर उसकी उसकी ये वाली चीज को तुम प्राइवेट कर दो। ठीक है, तो ये सवाल एक आएगा एग्जाम में, तो ये सुन ले शफे, आई देना है तुझे। ठीक है, अच्छा इवन तुम चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो। ये देखो, ये क्या मतलब है सर? ये हमने डिलीट का सिंटेक्स पहले कहीं देखा हुआ है, कहां देखा होता? जब हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर और ऑपरेटर इक्वल टू उसको डिलीट करवाया था, कि हमने जो डिफॉल्ट है उसको उसका बिहेवियर को वैसे डिलीट ही कर देना। तो ये देखेंगे क्या कि मैं इस फंक्शन का नाम लिखता हूँ, कहता हूँ इज इक्वल टू डिलीट, इसका मतलब है अब ये जो भी इनहेरिटेंस होके आया है अब ये फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता, जाओ। ये बात समझ आई? ठीक है, ठीक है जी। मल्टीपल इनहेरिटेंस जो आज मैंने आपको बताया था, डायमंड प्रॉब्लम। ओके, व्हाट्स द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज कि अगर आप दो चीजों से एक क्लास को इनहेरिट करवाएं और दोनों में कोई एक ही फंक्शन मौजूद है या दोनों में एक ही एट्रीब्यूट मौजूद है। ओके, एक तो डायमंड प्रॉब्लम था, वो कहता डायमंड प्रॉब्लम छोड़ दो, तुम ऐसे समझो कि एम्प्लॉय के अंदर भी उसका कोई नाम है और पर्सन के अंदर भी उसका नाम है। ओके, और आपको जी इन दोनों से एक चीज इनहेरिट हो रही है। ठीक है, सो व्हाट विल बी द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम विल बी दिस कि पर्सन क्लास है, उसके अंदर नाम है, एज है। जो एम्प्लॉय क्लास है उसके अंदर भी उसका नाम है और उसकी वेज है। ठीक है, ओके। मैंने कहा मैं दोनों से इनहेरिट करता हूं। अब नेम आया तो यहां पे उसने जो भी नेम आया वो यहां पे भेज दिया, एम्प्लॉयर भेज दिया, एज भेज दिया। ओके, तो यहां तो मसला नहीं है। प्रॉब्लम कहां था? प्रॉब्लम, अच्छा एक मिनट रुके, ये पॉइंट है, ये बॉक्स है, ये दो पॉइंट रखे, लेफ्ट, टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट। ओके, लेबल है जिसके अंदर नेम है और ये है, फिर आपने टूल टिप रखा है जो कि सेट टेक्स्ट है। अब उसने क्या किया, ये देख, कैन यू सी दैट क्या हो रहा है? अब बटन की क्लास बनाई है उसने, उसने कहा है कि अब जो ये जो सेट टॉप लेफ्ट है वो क्या मल्टीपल जगहों पर एग्जिस्ट करता है? सेट टॉप लेफ्ट जो है वो बॉक्स में भी है और कहां पर है? सेट टेक्स्ट है। व्हाट्स द प्रॉब्लम? या तो वो सिर्फ सिंटैक्स यूज करके दिखाना चाह रहा है, यानी ये आप चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं। ये है एक्सप्लिसिट, यानी आप अगर नहीं भी लिखेंगे, यानी आप आमतौर पर बटन डॉट सेट टॉप लेफ्ट करेंगे तो हो जाएगा कॉल। ठीक है, आई थिंक वो यहां पे बताएगा। हाँ, ये वाला एग्जाम्पल है। ये इसने यूएसबी डिवाइस बनाई, इसके अंदर गेट आईडी है। ये नेटवर्क डिवाइस बनाई, इसके अंदर भी गेट आईडी है। अब इसने वायरस डिवाइस बनाई और उसका गेट आईडी कॉल किया, दैट्स द प्रॉब्लम। ओके, अब क्या मसला बना, क्योंकि वो दोनों से इनहेरिट हो रहा है ना, तो अब गेट आईडी इसके पास भी है और गेट आईडी इसके पास भी है। आपको समझ में आई क्या मसला हो रहा है? ठीक है, तो अब वो क्या करता है, इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे? रिजॉल्व करेंगे इस तरह करके। ठीक है, क्लास किसके थ्रू आप कॉल करना चाहते हैं वो आप कर लें। ठीक है, ठीक है। हम्म, ठीक है, मेरे ख्याल में आप कहना चाह रहे हैं कि अच्छा इधर लंबा चैनल मल्टीपल इनहेरिटेंस का है। मुझे ना बना के दिखाओ, मुझे बना के दिखाना, मुझे ना कॉपी पे और एग्जाम्पल उसमें बना के दिखाना। मेरे ख्याल में तुम नहीं बना सकते, बनाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं बना। यानी आप आप अगर आप एक्सप्लिसिटली कॉल करना चाहते हैं वो शायद हो जाए। ठीक है, अच्छा उसके बाद बस जी चैप्टर खत्म हो गया। हाँ, हाँ, ठीक है, तो दो तो नहीं आई ना, क्योंकि तुम्हारे प्रिंटर के बाद लेट्स से प्रिंटर 2 है। तो अगर आपने कह दिया कि मैंने कॉपियर का प्रिंटर 2 का फंक्शन F1 कॉल करना है और वो यहां पर है, तो दैट इज फाइन।
क्या है क्या? आप ना एग्जांपल बना के दिखाएं, नहीं बना सकेंगे आप, ठीक है? ठीक है जी, ठीक हो गया? सो आई होप यू अंडरस्टैंड। काइंडली इसकी समरी पढ़ लीजिएगा और जिसका एंड में क्विज दिया हुआ है ये आप अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, ठीक है? कल पहले 15 मिनट में मैंने क्विज देना है, आपको पहले बता दूं। शाफे क्विज बना लेना, ठीक है? ठीक है, उसका प्रिंट भी ले लेना। हाँ जी, बिल्कुल कर दें। तो क्या हुआ? तो बेटा हमने ना इसके ऊपर मजीद बात करनी है, ठीक है? आप चाहें तो रीडिफाइन कर सकते हैं, ठीक है? क्या प्लीज बात सुन लो। अगर आप चाहें तो इनहेरिटेड क्लास के अंदर, ड्राइव क्लास के अंदर उस फंक्शन को जाकर रीडिफाइन कर सकते हैं, परफेक्टली ओके। ओके, यू कैन डू दैट, ठीक है? सो व्हाट, ठीक है? अच्छा, अब मैं आपको ना अगली बड़ी खूबसूरत बात बताता हूं, जो आपको इन थ्रिलिंग बात है ना, वो बताता हूं क्या है। ओ, वी कांट स्टार्ट चेस टुमारो, दैट हैज टू बी स्टार्टेड आफ्टर दिस, द नेक्स्ट चैप्टर। डैम इट। चलो, विल सी। ओके, तो मैं बताता हूं मसला क्या है। So let me tell you what's the next thing which we are about to do. Okay, that thing is actually the following. मैं आपसे कहता हूं कि मैंने लेट से ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूं बेटा। अगर लेट से मैं कहता हूं कि मैंने स्टूडेंट्स की एक लिस्ट बनानी, टीचर की एक लिस्ट बनानी, और मैंने टीएस की एक लिस्ट बनानी, और मैंने लेट से स्टाफ की एक लिस्ट बनानी, यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड्स बना रहा हूं, व्हाट विल यू डू? व्हाट विल यू डू? फातिमा, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इशाल बताओ। मिशाल, मिशाल, हाँ मिशाल, क्या करोगे तुम? तो नहीं, मैंने लिस्ट बनानी है ना। मैं कहता हूँ टीचर्स की मेरे पास लिस्ट हो, स्टूडेंट्स की लिस्ट हो, स्टाफ की लिस्ट हो, और टीएस की लिस्ट हो, फॉर एग्जाम्पल। हाँ हाँ, नहीं मैं कर लूँ उसको, मैं अलग क्लास बना दूंगा, दैट्स ओके। मैं कह रहा हूँ लिस्टें कैसे मैनेज करोगे? हर एक की अलग अलग लिस्ट बनाओगी, है ना? ऐसे करेंगे ना आप। मैं अगर कहूँ मैंने टीचर्स का रिकॉर्ड रखना है, और मैंने डबल्स का रिकॉर्ड रखना है, और मैंने कोई स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखना है, तो आप यूजुअली आप क्या करते हैं? हर एक की अलग अलग अरे बना देते हैं, ऐसे करते हैं। आई डोंट वांट टू डू दैट। आई वांट टू मेक a record of all the people in university, ठीक है? And you know what I was going to do? I will going to, so the thing is, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, और वो बात ये है, और वो बात ये है कि लेट्स से ये क्लास है, और ये एक और क्लास, और ये क्लास इससे इनहेरिट हो रही है। ये ए है बेटा, और ये बी है, ठीक है? अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी मजे की बात बताता हूँ, वो ये है, एंड प्लीज हेल्प मी आउट कि आपके ख्याल में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। लेट्स से मैं ए क्लास का एक OBJ1 बनाता हूँ, ए OBJ बनाता हूँ, और बी क्लास का मैं एक बी OBJ बनाता हूँ, ठीक है? अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अगर मैं कहूं ए OBJ इज इक्वल टू बी OBJ, और एक दफा मैं कहता हूं बी OBJ इज इक्वल टू ए OBJ, मुझे बताएं क्या दोनों अलाउ होना चाहिए, या दोनों अलाउ नहीं होना चाहिए, या एक अलाउ होना चाहिए, एक अलाउ नहीं होना चाहिए? अब कौन सा अलाउ होना चाहिए?
सबर कर लो थोड़ा, बर्थडे आए। हाँ जी। हाँ, शाबाश। ये अलाउ होना चाहिए, ये अलाउ नहीं होना चाहिए। क्यों ना होना चाहिए? क्योंकि एक्चुअली अगर आप बी ऑब्जेक्ट को देखें तो बी ऑब्जेक्ट में ए ऑब्जेक्ट मौजूद है ना? एंड इट मेक्स सेंस कि आप ए ऑब्जेक्ट को बी ऑब्जेक्ट असाइन करें। ओके, तो क्या होगा, वो वाला पार्ट फिर उसको असाइन हो जाएगा। इट्स परफेक्टली ओके। ये बात समझ, है ना? लेकिन दी अदर वे राउंड इज नॉट ट्रू। क्योंकि अगर आप कहते हैं कि एक बी क्लास का ऑब्जेक्ट के अंदर को ए ऑब्जेक्ट असाइन करें, तो ऐसा यार मैं उस बकाया आगे मैं क्या करूंगा? वो जो नीचे वाली चीजें जो है, जो बी ऑब्जेक्ट में मजीद जो एट्रीब्यूट्स ऐड हुए हैं, उनके साथ मैं क्या करूं? उनको मैं क्या असाइन करूं? आपको ये बात समझ आई? नहीं समझ आई? क्यों? हम्म? नहीं, मैं डिफॉल्ट की बात कर ही नहीं रहा ना। यहाँ पे मैं असाइनमेंट की बात कर, मैं यहाँ पे असाइनमेंट की बात कर, ठीक है? ये असाइनमेंट अलाउ हो जाती है ऊपर वाली, यानी आप बेस क्लास के ऑब्जेक्ट को ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट असाइन करें, दैट इज परफेक्टली अलाउड, दैट्स परफेक्टली फाइन। बट द अदर वे राउंड इज नॉट फाइन, द अदर वे राउंड इज नॉट फाइन। ओके, इसका मतलब पता क्या? इसका मतलब ये है कि आप एक बड़ा मजे का काम कर सकते हैं, और काम भी करें कि आप एक अरे बनाएं, और अरे बनाएं पॉइंटर्स की, ठीक है? और इसी बात में एक और ही मजे की बात बताऊंगा तुम्हें। अगर ऑब्जेक्ट असाइन हो जाता है तो ऑफ कोर्स पॉइंटर भी असाइन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कहेगा अच्छा मेरा ए वाला पॉइंटर है, वो बी वाले पॉइंटर की तरफ पॉइंट कर लेगा, बट बी वाला पॉइंटर ए, जी मुझे बताया गलत क्या सही करो, ए वाला पॉइंटर बी वाले पॉइंटर की तरफ पॉइंट कर लेगा, लेकिन सिर्फ किस पोर्शन की तरफ पॉइंट करेगा? जो उसके अंदर कंपोज्ड है। ये बात समझ? बट अगर बी वाले पॉइंटर को तुम ए वाले पॉइंटर की तरफ असाइन करने की कोशिश करोगे ना, वो कहेगा मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं उस पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करने की कोशिश करूंगा वो वाला एरिया जो कि मेरे अंदर इंडिपेंडेंटली आया है, तो वो तो वहां एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसीलिए पॉइंटर असाइनमेंट भी अलाउ यही वाली होती है। ओके, एंड नाउ व्हाट यू डू इज यू डू द फॉलोइंग, यू मेक वन अरे, एंड यू मेक वन अरे ऑफ द बेस क्लास के पॉइंटर्स, और व्हाट यू डू इज तुम एलोकेट नीचे वाली चीजें करो। ये बात समझ? सो विच मीन्स द फर्स्ट एडवांटेज यू हैव इज कि बेस क्लास के पॉइंटर के थ्रू आपने होल्ड करके रख लिया है किसको? पता नहीं कितनी डेटा टाइप्स को। यानी बेस क्लास के पॉइंटर के थ्रू मुझे स्टूडेंट की अलग लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे टीचर्स की अलग लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही लिस्ट होगी, सारे के सारे लोग उसके अंदर आ जाएंगे जो कि पर्सन के पॉइंटर्स की होगी। तो पर्सन के पॉइंटर्स के थ्रू मैं तमाम के तमाम को होल्ड करके रख सकता हूं। ये बात समझ? अब सिर्फ एक चीज बतानी है आपको, और वो ये है कैसे मुझे पता चलेगा कि ये जो पर्सन पॉइंटर है ये टीचर है? कैसे मुझे पता चलेगा ये जो पर्सन पॉइंटर है ये स्टूडेंट है? मुझे कैसे पता चलेगा कि जो पर्सन पॉइंटर है ये टी है? मुझे कैसे पता चलेगा ये पर्सन पॉइंटर जो है वो क्या है? वो मेरा स्टाफ मेंबर है। ये बात समझ? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस आइडिया इज एक्चुअली डन थ्रू पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, व्हाट इज पॉलीमॉर्फ? पॉलीमॉर्फ कहते हैं शक्ल को, पॉली मीन्स मल्टीपल, पॉलीमॉर्फ मीन्स कि बेसिकली हाउ आई विल होल्ड थ्रू द बेस क्लास एंड फिगर आउट कि मैं किन किन शेप्स में मॉर्फ कर सकता हूं। ये बात समझ आई? ठीक है, और इसका इसकी एक कमाल फॉर्म आप देखेंगे चेस में एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, आपने गेम्स देखी होंगी। सो वेपन की एक क्लास होती है, वेपन की एक क्लास जो है वो होल्ड किए होती है किसको भला? चाहे आप क्लाशनकोव उठा लें, चाहे आप शॉटगन उठा लें, चाहे आप बंदूका उठा लें, ठीक है, चाहे आप जो मर्जी उठा लें। सो एक ही क्लास ने उसकी पूरी की पूरी वो जो क्या होता है सर, क्या कहते हैं जो उसका वो होता है डैशबोर्ड होता है, जिसमें वो सारे वेपन्स पड़े होते हैं।
इन्वेंट्री, आपकी एक इन्वेंट्री सारों को होल्ड किए हुए बैठी होती है। हाउ इट इज डन, एक लिस्ट है जिसके अंदर सारी चीजें पड़ी हुई है, ठीक है ना। आप कहते हैं फलाने से उठा लो, फलाने से उठा लो, ठीक है। कैसे ये कन्वर्जन करता है, कैसे ये होल्ड करता है, दैट्स ए मास्टरपीस टू वॉच। दैट्स द लास्ट पार्ट ऑफ ऊप विल गोइंग टू डू। ओके, ठीक है। ऊप हमारी यहाँ पे खत्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद कुछ चीजें और है छोटी मोटी, वो हम स्पेशली अलग तरीके से करेंगे, ठीक है। सो फार सो गुड, ठीक है। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, कल की क्लास में फिर हम सिर्फ और सिर्फ क्विज ही ले रहे हैं, ठीक है। तो कीप दिस थिंग इन माइंड, ये चैप्टर अच्छी तरह पढ़ लें, और एंड आई होप कि आप इसकी एग्जांपल्स कर लेंगे, हम इसी में से आपको सवाल देंगे। कीप दिस थिंग इन माइंड, ठीक होगी बात, ठीक है। सी यू टुमारो।